नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आइए आगाज़ करते हैं समीक्षा अधिकारी 2026 के लिए सामान्य हिंदी की एक नई श्रृंखला की, जो अब अनवरत जारी रहेगी, क्योंकि आप लोग की बहुत दिन से डिमांड थी और अब मैंने जो है उसका पूरा प्लानिंग कर ली है कि किस तरह से आपको पढ़ाना है और क्या पढ़ाना है। PYQs निश्चित रूप से आप लोगों ने सामान्य हिंदी के पढ़े होंगे। अगर आपने समीक्षा अधिकारी की तैयारी की है, 2023 दिया है या उससे पहले का कभी दिया है या आगे देने का प्लान कर रहे हैं, लेकिन PYQs को एक अलग नज़रिए से पढ़ना, यानी आप केवल उत्तर पर केंद्रित ना हो कि एक प्रश्न है और उसका सही उत्तर क्या था। आप अगर इस पे केंद्रित होकर आपने पढ़ा है तो समझ लीजिए कि अभी आपने हिंदी को अच्छे से नहीं पढ़ा है। हमारा इस सीरीज में, इस श्रृंखला में यही प्रयास है कि आप जो है बिटवीन द लाइंस, जिसको कहते हैं, इंग्लिश का फ्रेज़ है, आपको बिटवीन द लाइंस पढ़ाना है, समझाना है। यानी कि अगर कोई प्रश्न आपसे PYQ का आपके सामने आता है, उसका सही अर्थ आपको हर किताब में मिल जाएगा और थोड़ी बहुत जो है व्याख्या भी उसके बारे में मिल जाएगी कि वो सही क्यों है। लेकिन क्या आपने सोचा है कि वो शब्द, जिस शब्द के बारे में प्रश्न पूछा गया है और साथ में ही जो 3 ऑप्शन और हैं, यानी चारों ऑप्शंस की अगर हम बात करें तो चारों ऑप्शन संज्ञा हैं या सर्वनाम हैं, विशेष्य हैं या विशेषण हैं, तद्भव हैं या तत्सम है, उसकी वर्तनी शुद्ध है या अशुद्ध है, क्या वो वाक्यांश के लिए एक शब्द में यूज़ होता है, क्या वो एक अनेकार्थी शब्द है, क्या वो कोई विदेशज शब्द है या संस्कृत का शब्द है या हिंदी भाषा का शब्द है, उसके पर्यायवाची क्या क्या हो सकते हैं, उसका प्रामाणिक विलोम क्या हो सकता है। क्या आपने कभी इतने सारे आयाम के बारे में सोचा है? अगर नहीं सोचा है तो आज का ये वीडियो आपको सोचने में मजबूर कर देगा। हमारा जो पढ़ने का तरीका है वो जो है यही रहेगा कि हम शब्द पर शोध करते हुए पढ़ेंगे। यहाँ पर लिखा हुआ है शोध आधारित विश्लेषण, यानी कि हम क्वेश्चन को तो एक सिंबॉलिक तरीके से लेंगे, क्योंकि क्वेश्चन का आंसर आपको हर किताब में लिखा हुआ मिल जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। उसके लिए तो आपको ये वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आप हिंदी को और समीक्षा अधिकारी की हिंदी में 60 में 60 अंक लाने की महत्वाकांक्षा रखते हैं, इच्छा रखते हैं, हिंदी से प्रेम करते हैं, हिंदी को समझना चाहते हैं, हिंदी को गहराई से जानना चाहते हैं, तो ये वीडियो सीरीज़, ये श्रृंखला निःशुल्क रूप से अब हफ्ते में 3 दिन आपको जो है देखने को मिलेगी और इसमें हम शब्द आधारित शोध के साथ में पूरी व्याख्या सहित पढ़ेंगे। हर एक शब्द के बारे में जो 6 आयाम हैं हमारे, यानी समीक्षा अधिकारी के एग्ज़ाम में, उन 6 आयाम से उसका विश्लेषण करेंगे और ये इंश्योर करेंगे कि अगर उससे जुड़ा हुआ, चाहे तत्सम तद्भव का प्रश्न आ जाए, चाहे विलोम का प्रश्न आ जाए, चाहे पर्यायवाची का आ जाए, चाहे अनेकार्थी का आ जाए, वाक्यवर्तनी शुद्धिकरण का आ जाए, विशेष विशेषण का आ जाए, किसी भी प्रकार का जो 6 टॉपिक हैं, किसी से भी संबंधित प्रश्न आ जाएं, तो आप उस शब्द को बेस बनाकर हर प्रश्न का उत्तर देने में सक्षम हो सकें। और साथ में क्या विशेषता रहेगी? साथ में ये भी विशेषता रहेगी कि आपको हिंदी रटनी ना पड़े। ऊपर लिखा है ना, रटना छोड़ो। आप हिंदी को समझने लगें। आप हिंदी व्याकरण के जो नियम हैं कि कोई शब्द तद्भव है तो वो क्यों है, तत्सम है तो क्यों है, तत्सम से तद्भव कैसे बनता है, विशेष से विशेषण कैसे बनता है और विशेष से विशेषण कैसे बनता है, वर्तनी शुद्धिकरण के नियम क्या हैं, वाक्य शुद्धिकरण के नियम हैं। यानी आप सही उत्तर न जानिए, सही उत्तर होने का कारण भी जानिए और चारों ऑप्शंस के बारे में जानिए। ये हमारा जो है इस श्रृंखला में प्रयास रहेगा। आज ये पहला वीडियो है तो थोड़ा सा विस्तार से आपको इंट्रो बताना पड़ा। इसके लिए जो है आप तैयार नहीं थे और वीडियो को स्किप करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगले वीडियोस से, यानी अगले जो हमारा सेकंड पार्ट आएगा, उसमें इतना लंबा आपको इंट्रो नहीं देना पड़ेगा। पहला वीडियो है, परिचयात्मक बात इसमें बताना ज़रूरी है। और जैसा मैंने यहाँ लिख रखा है
केवल गंभीर और जिज्ञासु अभ्यर्थी ही इसको पढ़ें। क्यों? क्योंकि अगर आप गंभीर नहीं हैं समीक्षा अधिकारी के लिए, या हिंदी में आपको इंटरेस्ट नहीं है, आप हिंदी को बहुत जो है कैजुअली लेते हैं, तो आपको इस सीरीज में बिल्कुल नहीं मजा आएगी। तो फिर आपको क्या करना है, आप कोई भी सॉल्व वाली बुक मार्केट में भरी पड़ी हैं, कई सारे बड़े बड़े प्रकाशन हैं, किसी की भी एक बुक ले लीजिए, आप एक तरफ से सॉल्यूशन देख लीजिए, ठीक है। क्योंकि अगर आप जो है हिंदी में इंटरेस्टेड नहीं हैं, आप जो है किसी भी वर्ड के विन्यास और उसकी व्याकरणिक कोटि और उसके जो है बिल्कुल तह तक उस नहीं जाना चाहते हैं, तो आपको ये वीडियो बोरिंग लगेगा। आपको लगेगा कि एक प्रश्न के लिए 10 मिनट की व्याख्या कौन देखे, ठीक है। तो अगर आपका ये अप्रोच है कि आप जो है शॉर्टकट में केवल उत्तर जानना चाहते हैं, तो आप जो है किसी बुक से इसको पढ़ लीजिए। तमाम बुक्स मार्केट में अवेलेबल हैं। लेकिन अगर आप हिंदी को आत्मसात करना चाहते हैं तो आप हमारे साथ जुड़िए और चलिए आज इस श्रृंखला में इसकी शुरुआत करते हैं। हाँ, शुरुआत करने से पहले एक और अनुरोध है कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जो लोग नए लोग हैं, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। हमारा डिकोड एग्ज़ाम का जो टेलीग्राम चैनल है उसको ज़रूर ज्वाइन कर लीजिए। डिकोड एग्ज़ाम ऑफिशियल करके आप सर्च करेंगे, टेलीग्राम चैनल आ जाएगा। और इस वीडियो में और आप क्या इम्प्रूवमेंट चाहते हैं या ये वीडियो आपको कैसा लगा, इसके बारे में ज़रूर बताइएगा। चलिए शुरू करते हैं। तो चलते हैं, बड़ी स्क्रीन से अब हम छोटी स्क्रीन पे आते हैं, क्योंकि मैं जिस मेथोडोलॉजी से आपको पढ़ाना चाहता हूं, जिस विधि से आपको पढ़ाना चाहता हूं और बहुत ज़्यादा डिस्क्रिप्शन के साथ आपको पढ़ाना चाहता हूं, वो केवल पीपीटी पर ही संभव है, ठीक है। इसलिए धैर्यपूर्वक आपको ये लेक्चर देखना है और आपके मन में जो भी प्रश्न उठते हैं आप उसको कमेंट में पूछ सकते हैं, जिससे मैं अगले वीडियो में आपको उसका प्रॉपर एक्सप्लेनेशन दे सकता हूं। तो पहला प्रश्न हमारे सामने है, क्रिया के अलावा संज्ञा के लिंग के अनुसार किन शब्दों के रूप परिवर्तित होते हैं? तो आपने पढ़ा होगा दो प्रकार के शब्द होते हैं, विकारी और अविकारी, जिनकी अभी हम चर्चा आगे करने जा रहे हैं। सबसे पहले इस प्रश्न का उत्तर जान लेते हैं। और यहाँ पर हम केवल आरओ के ही प्रश्न नहीं, जितने भी आरओ के टॉपिक से रिलेटेड जिन भी एग्जाम्स में कोई भी प्रश्न आया है सभी को हम इसमें कवर करेंगे। तो एक बड़ी सीरीज है, काफी दिनों तक चलनी है, इसलिए धैर्यपूर्वक इसको आप देखते रहिए, ठीक है। तो संज्ञा के अलावा लिंग के अनुसार, यानी जब लिंग बदलेगा तब जो है वो शब्द का रूप परिवर्तित हो जाएगा। उसमें से आपको एक ऑप्शन को कौन सा है वो समझना है, ठीक है। तो यहाँ पर चारों ऑप्शन को आप देख लीजिए, मैं चारों ऑप्शन को पढ़ूंगा नहीं। इसमें से सही उत्तर होगा विशेषण, ठीक है। आपने देखा होगा विशेषण भी दो प्रकार के होते हैं। एक ऐसे विशेषण होते हैं जो लिंग के अनुसार बदल जाते हैं, एक जो है लिंग के अनुसार नहीं बदलते हैं। अब जैसा कि पहले हम जो है सही उत्तर की चर्चा कर लें, फिर हम उसके चारों ऑप्शंस को अलग से टैकल करेंगे। जिन शब्दों के रूप लिंग वचन कारक काल के कारण बदल जाते हैं, ठीक है। कोई भी ऐसे शब्द होते हैं जिनका लिंग के कारण, वचन के कारण, कारक के कारण या काल के कारण परिवर्तन हो जाता है, उनको हम विकारी शब्द कहते हैं। ये बहुत ही बेसिक है, क्योंकि हम बार बार विकारी शब्द की आगे चर्चा करेंगे कई सारे प्रश्नों में, इसलिए आपको ये पता होना चाहिए विकारी शब्द किसे कहते हैं। तो उनको हम विकारी शब्द कहते हैं। विकारी शब्द जो है मुख्य रूप से जो हिंदी व्याकरण है उसमें संज्ञा विकारी होती है, सर्वनाम होते हैं, विशेषण होते हैं और क्रिया होते हैं, ठीक है। तो जिन शब्दों पर लिंग वचन का या काल का, कारक का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, वो इसका अपोजिट वर्ड हो जाता है, जिसको लोग अविकारी शब्द कहते हैं, ठीक है। अविकारी के बारे में आप लोग बहुत अच्छे से जानते हैं। अविकारी का एक प्रमुख जो उदाहरण है उसको हम लोग क्रिया विशेषण के नाम से जानते हैं, और अविकारी को ही अव्यय भी कहा जाता है, ठीक है। तो अगर इसके भेदों की हम चर्चा करेंगे तो चार मुख्य भेद होते हैं। बाकी इसको बहुत जो है ज्यादा डिवीजन किया जा सकता है, उतनी गहराई में भी हमको नहीं जाना है, क्योंकि हमको अपने टॉपिक से टच होकर ही रहना है। पहला क्रिया विशेषण जो मोस्ट पॉपुलर है, आप लोग सभी लोग जानते हैं। दूसरा है संबंध बोधक, फिर समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक। इनके उदाहरण से आप एक बार समझ लेंगे तो आगे हमेशा आसानी रहेगी। क्रिया विशेषण जो क्रिया की विशेषता बताने वाले विशेषण शब्द होते हैं, जैसे कि धीरे धीरे, ये क्या है, एक क्रिया विशेषण है। अब इसके बाद बात करते हैं संबंध बोधक की। तो संबंध बोधक कौन सा हो जाएगा? संबंध बोधक हो जाएंगे के साथ, ठीक है। और
समुच्चय बोधक का उदाहरण हो जाएगा और, तथा, तथा, और अरे, जिसको हम कहते हैं ना विस्मयादि बोधक, जो विस्मय उत्पन्न करता है एकदम से, जो है अरे ये क्या हुआ, तो ये क्या है, विस्मय वाला जो है बोध कराने वाला शब्द है, तो विस्मयादि बोधक हो गया ये। ठीक है, अब हम प्रॉपरली इसके जो चारों विशेषण से शुरुआत करेंगे, जो इसके चारों ऑप्शन है उनके बारे में करेंगे। ठीक है, क्योंकि बार बार विशेषण विशेषण आएगा टर्म जो है, तो उसके बारे में आप अच्छे से समझ लीजिए एक बार, जो है खासकर जो है जो लोग नई तैयारी कर रहे हैं। तो विशेषण की परिभाषा क्या होती है? विशेषण केवल संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताता है। ठीक है, एक शब्द बहुत ज्यादा आता है जिसको हम लोग जो है भाववाचक संज्ञा कहते हैं, वो कभी कभी विशेषण जैसा बोध कराता है, उसको भी हम लोग आगे अंतर समझेंगे। लेकिन विशेषण के बारे में एक चीज ध्यान रखिएगा, विशेषण केवल उसी शब्द को कहेंगे जो संज्ञा या सर्वनाम के किसी गुण, किसी अवस्था, उसकी संख्या आदि का वर्णन करता है, तो ऐसे शब्द जो है विशेषण कहलाते हैं। और ये विशेष के अनुरूप बदल जाते हैं। क्यों? क्योंकि ये विकारी शब्द होते हैं। ठीक है, अब इसका कुछ उदाहरण ले लेते हैं। जैसे कुछ विशेषण ऐसे होते हैं, लड़का, लड़की, घर, किताब किसी भी लिंग के साथ नहीं बदलते हैं। जैसे सुंदर, सुंदर एक विशेषण होता है, इसको हम अविकारी विशेषण के नाम से जानते हैं, क्योंकि ये लिंग के अनुसार परिवर्तित नहीं होता है। जैसे हम कहेंगे सुंदर लड़की, ठीक है, सुंदर लड़का भी कह सकते हैं। तो सुंदर लड़का लड़के के साथ भी चल जाएगा, लिंग का परिवर्तन लड़की में करेंगे तो सुंदर लड़की भी चल जाएगा। यानी हर जगह सुंदर एक तटस्थ विशेषण की तरह रहता है। लेकिन वहीं पर कुछ विशेषण ऐसे होते हैं जो लिंग के अनुसार जो है बदलते रहते हैं। जैसे बड़ा है, ठीक है, अब जैसे बड़ा अगर पुल्लिंग संज्ञा के साथ हो तो कहेंगे हम बड़ा घर, लेकिन अगर वहीं स्त्रीलिंग के संज्ञा के साथ हो तो किताब, जैसे स्त्रीलिंग के लिए प्रयोग होती है तो बड़ी किताब हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो है विकारी और अविकारी दो प्रकार के विशेषण होते हैं। ये पूरा चर्चा का जो है सार यही है। उसके अलावा कुछ विशेषण अपरिवर्तनीय होते हैं, कुछ परिवर्तनीय होकर लिंग के अनुसार बदल जाते हैं। तो जैसा संदर्भ होगा वैसा जो है वहां पर यूज होगा। अब विशेष किसे कहा जाता है? विशेष को आप मोटे तौर पर संज्ञा कह सकते हैं। ठीक है, संज्ञा की परिभाषा आप जानते ही हैं, जो किसी वस्तु विशेष वस्तु स्थान का जो है बोध कराता है। तो विशेष क्या होता है? वह मुख्य संज्ञा होती है जिसकी विशेषता विशेषण बताता है। लेकिन यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, विशेष भले ही संज्ञा होता है लेकिन सारी संज्ञाएं विशेष नहीं हो सकती हैं। विशेष शब्द का प्रयोग हम तभी करेंगे जब विशेषण उसकी विशेषता बता रहा हो, क्योंकि वाक्य में आपसे इसी तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं जहां पर दो संज्ञा रहती है और उसमें आपसे पूछा जाता है कि इसमें से विशेष क्या है। तो विशेष वहां पर वही माना जाएगा जिसकी विशेषता विशेषण बता रहा हो। ठीक है, संज्ञा तो ठीक है, संज्ञा उसको कहा जाएगा, लेकिन विशेष उसी स्थिति में कहा जाएगा जब कोई विशेषण उसकी विशेषता बता रहा हो। ठीक है, इसको उदाहरण से समझेंगे और आसान हो जाएगा। जैसे कि एक फल अगर विशेष है तो हम कहेंगे मीठा फल। अब यहाँ पर मीठा जो है उसकी विशेषता बता रहा है तो ये विशेष कहलाएगा। और फल का लिंग क्या है? पुल्लिंग है, लेकिन वह खुद नहीं बदलता है, उसके अनुसार विशेषण बदलता है। यानी कभी भी विशेष में कोई परिवर्तन नहीं होता है। अब ये जो प्रश्न आपसे पूछा गया था तो उसमें जो है विशेष का रूप लिंग के अनुसार नहीं बदलता है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। अब इसमें एक ऑप्शन था कारक, क्योंकि हम चारों ऑप्शंस पे चर्चा करेंगे, कारक के बारे में भी यहाँ समझ लीजिए। तो कारक जो है वाक्य में संज्ञा के संबंध को दर्शाता है। संज्ञा के संबंध को जो है वो विशेषण के साथ भी दर्शा सकता है, सर्वनाम के साथ भी दर्शा सकता है, और उसके लिए संबंध बोधक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे ने, को, से, ये सभी क्या है? संबंध बताने वाले जो है कुछ चिन्ह हैं। तो बच्चे में से, बच्चे से अगर एक उदाहरण है तो इसमें से जो क्या है? कारक है। ठीक है, जो लड़का या लड़की दोनों के लिए समान रूप से प्रयोग होगा, यानी लिंग के अनुसार कभी भी कारक बदलता नहीं है। अब एक अव्यय का रूप होता है विकृत अव्यय, जो कम सुना होगा आपने। अव्यय के बारे में क्या कहा जाता है
कि अव्यय जो है सामान्य रूप से कभी भी लिंग वचन से प्रभावित होकर अपना रूप नहीं बदलते हैं। ये जो है इसकी बेसिक परिभाषा है। लेकिन विकृत अव्यय क्या होते हैं? विकृत अव्यय वे अव्यय होते हैं जो कभी कभी रूपांतरित भी हो जाते हैं, जैसे कि परंतु या यदि हमेशा वैसे ही रहते हैं, चाहे संज्ञा का कोई भी लिंग हो, चाहे स्त्रीलिंग हो चाहे पुल्लिंग हो, लेकिन परंतु जो है एक अव्यय होते हुए भी नहीं बदलता, यदि एक अव्यय होते हुए भी नहीं बदलता। ठीक है, तो इस तरह से जो है ये प्रश्न यहाँ पर सॉल्व होता है। तो थोड़ा सा आपको जो है समय देना पड़ेगा, क्योंकि ये सब चीजें बेसिक्स आप जब समझ जाएंगे उसके बाद आपको जो है कभी भी कोई भी हिंदी व्याकरण में परेशानी नहीं होने पाएगी। यहाँ पर जो है मैं 1 मिनट का आपका समय लेना चाहता हूँ। अगर आप आरओ या आरओ की प्रॉपर तैयारी करना चाहते हैं, अच्छे से तैयारी करना चाहते हैं और सफलता पाना चाहते हैं, जैसे हमारे अभी तक 75 स्टूडेंट्स ने चयन प्राप्त किया है हमारे संस्थान के माध्यम से, समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी विभिन्न पदों पर, तो आप हमारे अभ्युदय बैच से जुड़कर तैयारी कर सकते हैं। इसमें प्री मेंस की वीडियो लेक्चर के माध्यम से, पीडीएफ नोट्स के माध्यम से, टेस्ट सीरीज के माध्यम से, यहाँ तक कि पीवाईक्यूज भी इसमें आपको उसी कोर्स में दिए जाते हैं। ठीक है, तो आपको अगर इससे जुड़ना हो या अगर आप केवल टेस्ट सीरीज से जुड़ना चाहें तो आप हमारी टेस्ट सीरीज से भी जुड़ सकते हैं। ये नंबर्स हैं, इन पे आप संपर्क कर सकते हैं। और अगर आपको हिंदी की वास्तव में प्रॉपर तैयारी करनी है, जिसमें आप ये चाहते हैं 60 में 60 अंक आए, तो ये सीरीज तो आपको देखते ही रहना है। साथ में हमारी ये 2 पुस्तकें हैं प्री और मेंस के लिए, इनको जरूर ले लीजिए, क्योंकि ये किताबें कभी फेल नहीं होती हैं। चलिए दूसरे प्रश्न पे बढ़ते हैं। कला का अंतिम और सर्वोच्च ध्येय सौंदर्य है। ये थोड़ा सा एक विवादित प्रश्न है, इसलिए थोड़ा सा इसकी अच्छे से इसको बारे में समझेंगे। इस वाक्य में कितने विशेषण हैं? तो आयोग ने भी ये बताया था कि इसमें 3 विशेषण हैं, लेकिन जो विभिन्न पुस्तकों में व्याख्या दी गई है उससे मैं सहमत नहीं हूं। मैं अपने हिसाब से आपको जो है इसके बारे में जो है थोड़ा सा बताना चाहता हूं। ठीक है, तो इसमें अगर आप देखेंगे तो कौन कौन से इसमें जो है ऐसे शब्द हैं जो विशेषण का कार्य कर रहे हैं। देखिए, एक अंतिम हो गया, सर्वोच्च हो गया, और उसके बाद जो है ध्येय। ये 3 शब्द ऐसे हैं जो विशेषण का की तरह यहाँ पर प्रयुक्त हो रहे हैं। 2 शब्द तो ऐसे हैं जो आपको सामान्य दृष्टि से अगर आप देखेंगे तो भी आप जान जाएंगे कि इसमें केवल 2 ही विशेषण हैं। कौन से हैं? एक अंतिम और एक सर्वोच्च। इसमें कोई भी आपको संदेह नहीं होगा। आप एक सामान्य जानकारी भी रखते हैं तब भी आपको ये पता चल जाएगा। लेकिन संस्कृत व्याकरण की जो व्युत्पत्ति का नियम है उसके अनुसार इसमें 3 विशेषण हैं और तीसरा विशेषण कौन सा है? ध्येय। ठीक है, और आयोग ने भी इसको ध्येय मानकर ही जो है स्वीकार किया हुआ है। ठीक है, हालांकि आयोग कभी भी ऐसा आंसर जो है कहीं की तो देता नहीं है, लेकिन जो है आंसर की के अनुसार जो है इसके 3 उन्होंने माने हैं, तो उसमें ध्येय को जो है हमें मानते हैं कि आयोग के द्वारा इसको माना गया है, क्योंकि उसके पक्ष में जो है साक्ष्य ज्यादा है। सबसे पहले जो शब्द है उस पर हम लोग चर्चा करते हैं। जो हमारा पहला विकल्प था अंतिम। ठीक है, तो जो सबसे अंत में हो और जिसके बाद कुछ ना हो। ठीक है, सबसे पहले हम एक शाब्दिक अर्थ देखेंगे जरूर। ठीक है, तो शाब्दिक अर्थ इसका क्या होता है? जो सबसे अंत में हो या जिसके बाद कुछ ना हो। अगर कभी आपसे ये पूछ लिया जाए जिसके बाद कुछ ना हो, तो विकल्प में अगर अंतिम होगा तो आप अंतिम बताएंगे इसको। ठीक है, क्योंकि जो है आपके सिलेबस में वाक्यांश के लिए एक शब्द भी है। अब अगर अंतिम के आपको पर्यायवाची बताने हो तो आखिरी, चरम, चरम सीमा, अंत और पिछला। अब अंतिम के बारे में अगर आपको ये डिसाइड करना हो कि ये तत्सम है कि तद्भव है, तो ये एक संस्कृत ओरिजिन का वर्ड है, इसलिए पूरी तरह से ये तत्सम शब्द है। अंत में इम प्रत्यय लगकर इसका निर्माण हुआ है, और इसका अगर आपसे सबसे सटीक वाला विलोम पूछा जाएगा तो इसका सबसे प्रामाणिक विलोम जो है प्रथम या आरंभिक होगा। क्या होगा? प्रथम या आरंभिक। हमेशा ध्यान दीजिएगा कि अगर कोई तत्सम शब्द है और जिस व्याकरणिक कोटि का है वो, तो उसी व्याकरणिक कोट का उसका जो है सबसे अच्छा विलोम माना जाता है। मान लीजिए वो तत्सम है तो तत्सम होना चाहिए। अगर वो एक विशेषण शब्द है तो उसका विलोम भी विशेषण होना चाहिए। ठीक है, अब विशेष विशेषण का निर्धारण कर लेते हैं।
तो ये क्या है, यहाँ पर एक विशेषण की तरह कार्य कर रहा है, यही हमारे प्रश्न में पूछा गया है। तो ये किस प्रकार का विशेषण है? अब विशेषण के अंतर भी कभी कभी आपसे पूछ लिया जाता है, अंतर उसके कौन सा है? तो ये क्रम बोधक है, यानी जो है ये क्रम बता रहा है। अंतिम, जैसे पहला, दूसरा, तीसरा और सबसे आखिरी वाला अंतिम, तो ये क्या है, एक क्रम बोधक विशेषण है। दूसरा शब्द हमारा है सर्वोच्च, जो कि क्या है, दूसरा विशेषण है जो इस प्रश्न में पूछा गया है। तो इसका शाब्दिक और विशिष्ट अर्थ क्या हुआ? तो सर्वोच्च मतलब जो सबसे ऊंचा हो। इसका दूसरा अर्थ ये होता है महान या श्रेष्ठ। ऐसा नहीं होता है कि उच्च लगा है तो ऊंचा वाला ही होगा। इसका जो एक छुपा हुआ अर्थ होता है, जिसको गूढ़ अर्थ कहते हैं, वो महान या श्रेष्ठ के लिए भी इसका प्रयोग होता है, जिसको इंग्लिश में हम लोग सुप्रीम कहेंगे। जो इंग्लिश मीडियम के आप लोगों में से हैं, तो इसीलिए कुछ शब्दों के इंग्लिश में हमने अनुवाद यहाँ लिख रखे हैं, जिससे आप उसको अच्छे से रिलेट कर सकें। सर्वोच्च के पर्यायवाची अगर आपसे पूछ लिए जाएं, उच्चतम, सर्वश्रेष्ठ, सर्वोपरि, मूर्धन्य और चरम, ये सभी जो है सर्वोच्च के पर्यायवाची हो जाएंगे। अब तत्सम तद्भव क्या होगा? तो सर्वोच्च क्या है, एक तत्सम शब्द है, निश्चित रूप से जो है संस्कृत से इसकी ओरिजिन है सीधा सीधा। और सर्वधन उच्च, सर्व मतलब सबसे, उच्च मतलब ऊंचा, तो इससे ये निर्मित हुआ है। इसका विलोम क्या हो जाएगा? सर्वोच्च मतलब सबसे ऊंचा, तो इसका विलोम हो जाएगा लोएस्ट या निम्नतम, सबसे नीचा। ये एक विशेषण शब्द है, जैसा कि हमने पहले ही इसके बारे में बात कर ली। तो तुलनात्मक दृष्टि से यह विशेषण की क्या है, सुपरलेटिव डिग्री है। सर्वोच्च जहां पर सबसे सबसे ऊंचा, तो ये क्या हो जाएगा, उत्तमावस्था हो जाएगा। जैसे कि उच्च, उच्चतर और उच्चतम, तो क्या हो जाता है, उच्चतम जो है उत्तमावस्था, इसी तरह से सर्वोच्च जो है उत्तमावस्था है। तीसरा विशेषण आपका ध्येय है, और यही जो है इस प्रश्न में थोड़ा सा विवाद है, ठीक है, क्योंकि ये जो है कुछ लोग इसको दूसरा मानते हैं, अभी उसके बारे में चर्चा करेंगे। पहले ध्येय की बात कर लेते हैं। तो ध्येय का मतलब जो है, कुछ लोग सब केवल लक्ष्य समझते हैं, टारगेट। ध्येय का मतलब केवल लक्ष्य नहीं होता है, उसका एक मतलब लक्ष्य होता है। ध्येय जो बना है वो वाक्यांश के लिए जो एक शब्द होता है जो ध्यान करने के योग्य हो, ध्यान शब्द से ध्येय बना है, ठीक है। तो ध्यान से ध्येय बना है जो ध्यान करने के योग्य हो। फिर दूसरा उसके बाद इसका अर्थ हो जाएगा जिससे प्राप्त करने का लक्ष्य रखा जाए, ठीक है। तो इंग्लिश में इसको समझना हो तो यहां पर आपके सामने दिए हुए हैं। तो इसको अगर अनेक शब्दों के लिए एक शब्द में अगर हम इसको परिवर्तित करें, तो जिसका ध्यान किया जाए उसको हम ध्येय कहेंगे, या जो ध्यान करने योग्य हो, ठीक है, उसके लिए सर्वमान जो है शब्द है। हालांकि लक्ष्य के सेंस में इसका प्रयोग भी होता है, ठीक है। अब इसके पर्यायवाची में लक्ष्य भी आ जाएगा, उद्देश्य भी आ जाएगा, प्रयोजन भी आ जाएगा, मकसद और गंतव्य, ठीक है। व्युत्पत्ति पे चलें इसके, तो ये प्योर तत्सम शब्द है, संस्कृत का है, सीधे प्रयोग हो रहा है। और इसका जो निर्माण है वो ध्यय धातु से यत प्रत्यय लगाने से इसका निर्माण हुआ है। आप इसको जब भले ध्यान ना रखें, हमेशा ये ध्यान रखें कि ये एक तत्सम शब्द है, और हर तत्सम का जो है तद्भव जरूरी नहीं है, ठीक है। विलोम, इसका कोई भी प्रत्यक्ष रूढ़ विलोम नहीं होता है जो सीधी उसी कैटेगरी का हो, लेकिन संदर्भ में इसको कहीं कहीं अध्येय कहा जाता है, जो ध्यान करने योग्य ना हो, ठीक है। अब जो इसका विशेषण विशेष पे विवाद है, अगर इसको एक सामान्य तरीके से देखें, ठीक है, तो ये जो है क्या लगता है, एक संज्ञा शब्द लगता है, एक जो है विशेष लगता है, क्योंकि यहां पर भी इसकी विशेषता बताई जा रही, ऐसा प्रतीत होता है। तो जो संस्कृत व्याकरण का नियम है जिसमें कृदंत प्रत्यय नियम प्रमुख होता है। कृदंत का मतलब क्या होता है, जब कृत प्रत्यय लगता है किसी भी शब्द के अंत में, जैसे ता, ना, वाला या आ। जैसे वाला का लगा के क्या बताते हैं हम, मिठाई वाला, ठीक है। तो यत प्रत्यय से बने शब्द जो है, जैसे पाठ्य, गेय या ध्येय, ठीक है। तो इसमें मूलतः विशेषण होते हैं जिनका अर्थ होता है योग्य, मतलब कुछ किसी भी सेंस में होंगे। पाठ्य का मतलब क्या हो गया, पढ़ने योग्य।
ध्यान का मतलब ध्यान करने योग्य, गेय का मतलब गायन करने के योग्य, तो उसका सेंस क्या आता है, योग्य आता है। इसीलिए व्युत्पत्ति के आधार पर ध्येय को एक विशेषण माना गया है, ठीक है। लेकिन ये इसकी जो वाक्य के अनुसार माना गया, हमेशा जरूरी नहीं कि ध्येय एक विशेषण ही माना जाएगा, ठीक है। लेकिन जो है इस वाक्य में एक संज्ञा विशेष की तरह व्यवहार कर रहा है, क्योंकि अंतिम और सर्वोच्च इसकी विशेषता बता रहे हैं। फिर भी मूल प्रकृति के कारण आयोग ने इसको विशेषण में गिना है, ठीक है। अगला शब्द इसी प्रश्न में है सौंदर्य। अब इसके अगर शाब्दिक अर्थ की बात करें तो सौंदर्य तो आप जानते ही हैं कि एक भाव होता है, सुंदरता का भाव या रमणीयता का भाव। ये एक पर्यायवाची शब्द ही है दोनों, जो है जिसको हम ब्यूटी और एलिगेंस कह सकते हैं इंग्लिश में। अब सौंदर्य के पर्यायवाची पे आ जाएंगे तो सुंदरता आ जाएगा, चारुता, रमणीयता, लालित्य, सुषमा, कांति, ये सभी क्या है, सौंदर्य के पर्यायवाची हैं। तत्सम तद्भव की दृष्टि से देखें तो एक पूर्ण तत्सम शब्द है ये सौंदर्य, और इसका निर्माण कैसे होता है, सुंदर विशेषण से, उसमें जो है प्रत्यय लगाने से इसका निर्माण होता है। इसका विलोम अगर देखेंगे तो सौंदर्य का विलोम कुरूपता हो जाएगा, ठीक है, और सुंदर का विलोम क्या हो जाएगा, कुरूप हो जाएगा। तो जिस कोटि का आपसे पूछा जाए उस कोटि का आपको जवाब देना है, ठीक है। फिर विशेष विशेषण में ये एक विशेष्य है और ये एक भाववाचक संज्ञा है। अभी मैंने शुरुआत में चर्चा की थी ना भाववाचक, अब उस पे हम लोग आ रहे हैं। तो भाववाचक संज्ञा क्या होती है, ऐसी संज्ञा शब्द जो विशेष भाव प्रकट करते हैं और लगभग देखने में लगता है कि ये एक विशेषण है, ठीक है। तो इसका विशेषण क्या हो जाएगा, सुंदर हो जाएगा। सुंदर से बनता है सौंदर्य, ये ध्यान रखिएगा विशेष विशेषण की दृष्टि से। अब भाववाचक संज्ञा और विशेषण हमेशा बहुत ही कंफ्यूज करता है जब किसी वाक्य में ये एक साथ आते हैं। तो भाववाचक संज्ञा क्या होती हैं, किसी भाव को, किसी गुण को, किसी दशा या अवस्था को जो है कहते हैं, उसके नाम को कहते हैं। जबकि विशेषण क्या होता है, विशेषण किसी तरह का जो है किसी को अपने आप में कोई नाम नहीं है, वो हर शब्द विशेषण कहलाएगा जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बता रहा हो डायरेक्टली। अगर इसको हम उदाहरण से समझे तो जैसे भाववाचक संज्ञा खुद एक स्वतंत्र नाम होती है, जैसे ईमानदारी, मिठास, ठीक है, ये क्या है, कभी कभी कंफ्यूजन होता है कि विशेषण है, जबकि ये विशेषण नहीं है, ये क्या है, भाववाचक संज्ञा है। और विशेषण किसी अन्य वस्तु या व्यक्ति के साथ जुड़कर उसकी खूबी बताते हैं, उसकी विशेषता बताते हैं। जैसे अब ईमानदारी यहां प्रयोग हुआ था, अब यहां पर क्या है, ईमानदार व्यक्ति, ठीक है। अब ईमानदार व्यक्ति को क्या कहेंगे, क्यों ये ईमानदार है, क्योंकि इसकी ईमानदारी है, ठीक है। तो यहां पर ये तब ये भाववाचक संज्ञा हो जाएगी और ईमानदारी कर देंगे। मीठा आम का अगर हम मिठास के संस में प्रयोग कर देंगे तो वो जो है भाववाचक हो जाएगा। लेकिन यहाँ क्या है, मीठा आम, यानी आम क्या है, एक विशेष्य है, संज्ञा है, और उसकी विशेषता बता रहा है मीठा, ठीक है। तो भाववाचक संज्ञा और विशेषण, इनको हमेशा जो है सेपरेट करके समझने का प्रयास करिएगा। अब यहाँ पर एक जो है शुरुआत में वाक्य में कला का प्रयोग हुआ था, ठीक है। तो कला का विशिष्ट अर्थ क्या होता है, हुनर, कौशल, रचनात्मक अभिव्यक्ति जो है, ये एक तत्सम शब्द है प्योर, ठीक है। विशेष विशेषण की दृष्टि से देखा जाए तो ये जो है एक संज्ञा है यहाँ पर, और इसका अगर विशेषण रूप हम बनाना चाहेंगे तो क्या हो जाएगा, कलात्मक, आर्ट से क्या बन जाएगा, आर्टिस्टिक बन जाएगा। अब कला का, अब कला में अगर का शब्द को जोड़ के एक साथ देखेंगे तो जो है क्या ये एक विशेषण नहीं हो सकता है, सुनने में तो ऐसे ही लग रहा है, क्योंकि बहुत सारी किताबों में यही कंफ्यूजन है इसके बारे में। तो कला का अगर ये पद, आप यहाँ पर एक चीज और ध्यान रखिएगा, कला जब तक एक स्वतंत्र शब्द है तब तक इसको हम शब्द कहते हैं, ठीक है। जैसे ही इसके साथ हम का जोड़ देंगे उसके बाद हम इसको पद कहने लगेंगे। तो शब्द और पद में थोड़ा सा ये भेद होता है। तो ये क्या है, ये संबंध कारक संज्ञा पद है, ना कि ये कोई विशेषण है। तो कला का शब्द समूह आगे आने वाले
ध्येय सौंदर्य की विशेषता या संबंध बता रहा है, इसलिए विशेषण होना चाहिए। अगर आप ये सोचते हैं तो ये स्वाभाविक बात है, लेकिन जो मानकीकृत हिंदी व्याकरण का पद परिचय होता है, उसके जो नियम है उसके अनुसार संबंध कारक अगर चिन्ह लगा है किसी संज्ञा के साथ में, जैसे का, की, के, रा, री, रे, तो ये संज्ञाएं जो है मॉडिफायर का या विशेषक का कार्य अवश्य करती हैं, लेकिन वो व्याकरणिक शब्द भेद के अंतर्गत कभी भी विशेषण नहीं मानी जाती हैं। इसीलिए कला का जो ये पद बन रहा है ये कोई भी विशेषण नहीं होगा। ठीक है, इसको और स्पष्ट कर लेते हैं। यहाँ पर जो है कला का जो पद है इसकी व्याकरणिक कोटि क्या है? ये एक, पहली चीज तो कला जो है ये भाववाचक या जातिवाचक संज्ञा है। एक का क्या है? एक जो है संबंध कारक परसर्ग है। और जब संज्ञा का कारक चिन्ह के साथ जुड़ाव हो जाता है तो कारक युक्त संज्ञा पद उसको कहते हैं हम। और उसका मूल शब्द भेद संज्ञा बदलकर विशेषण कभी भी नहीं होता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो पढ़ने में जो एक भ्रांति होती है वो ये है कि कला का जो पद आ रहा है वो ध्येय के साथ संबंध स्थापित कर रहा है, अर्थात ध्येय किसका है? कला का है। तो ऐसा सोचने में, पढ़ने में लगता है कि ये एक विशेषण होना चाहिए। हो सकता है कि जब आपने इस प्रश्न को देखा हो तो आपको भी ऐसा फील हुआ हो, लेकिन जो है ऐसा नहीं है। ठीक है, अब इसके संबंध में जो है अगर अकाट नियम की हम बात करेंगे तो यदि कोई संज्ञा संबंध कारक के साथ प्रयोग होती है, जैसे सोने का घड़ा, राम की गाय, कला का ध्येय, तो उस संबंधवाचक संज्ञा पद, उसे संबंधवाचक संज्ञा पद ही कहा जाएगा। यदि हम कला का को विशेषण मान लें तो राम की गाय में राम की को भी विशेषण हमको मानना पड़ेगा, जो व्याकरणिक रूप से पूरी तरह से गलत, अशुद्ध होगा। ठीक है, तो ये जो है थोड़ी सी इसकी व्याख्या जो है लंबी हो गई, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप इसको थोड़ा सा व्याकरणिक दृष्टि से उस लेवल पर उतर कर समझेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। और लोक सेवा आयोग का जो ट्रेंड है वो केवल मूल विशेषणों को ही मूल विशेषण मानता है, जैसे गुणवाचक, सार्वनामिक, संख्यावाचक, परिणामवाचक और कृदंत विशेषण जो होते हैं उनको ही गिनता है। संबंध कारक वाले पदों को विशेषण की कोटि में वो नहीं गिनता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। विशेषण का लिंग किसके अनुसार होता है? ठीक है, अभी देखिए ये प्रश्न जो है अगर आप देखेंगे तो पहले प्रश्न से जुड़ा हुआ है। सामान्य अवस्था में जो विशेषण का लिंग होता है वो विशेष्य के आधार होता है, यानी कि संज्ञा के आधार पर। संज्ञा जिस प्रकार की होगी उसी प्रकार का उसका विशेषण का लिंग होगा। तो ये स्वतंत्र नहीं होती है, विशेष के अनुसार होती है, संज्ञा के अनुसार। अगर किसी भी विकारी विशेषण, विकारी शब्द का मैंने इसीलिए एक्सप्लेन कर दिया था शुरुआत में क्योंकि यहाँ काम आना था। विकारी का मतलब जिसमें परिवर्तन होना हो, जिसमें विकार आ सके, तो वो विकारी विशेषण का लिंग, वचन और कारक सदैव उसके विशेष से, अर्थात जिसकी वो विशेषता बता रहा है उसके अनुसार ही होगा। ठीक है, तो विकारी विशेषण जो है ये हमने बात वहां पर की भी थी, फिर से एक बार समझ लीजिए। विकारी विशेषण हमेशा परिवर्तनीय होते हैं और ये आकारांत होते हैं। आकारांत, इकारांत ये भी शब्द हो सकता है आपने कभी पढ़े हैं, उस पर ध्यान न रहो। आकारांत का मतलब होता है जिसका अंत, जिस शब्द का अंत बड़े आ की मात्रा से होता है वो आकारांत कहलाते हैं। ठीक है, यानी जिसके अंत में आ स्वर आता है। तो इनका रूप विशेष के लिंग के अनुसार बदल जाता है, जैसे काला घोड़ा, अच्छा लड़का। अब इसमें देखिए आप जो है अंत में क्या आ रहा है? आ आ रहा है। ठीक है, तो आकारांत है। अगर इन्हीं को हम स्त्रीलिंग में मतलब विशेष को बदल दें तो काली घोड़ी अच्छी लड़की हो जाएगा इसमें। तो अब आप यहाँ पर समझ गए होंगे कि आकारांत के कारण जो है किस प्रकार से विशेष के लिंग के अनुसार जो है विकारी विशेषण का परिवर्तन हो रहा है। विकारी विशेषण के बारे में हमने पहले बात कर ली, इसलिए इसको बहुत ज्यादा यहाँ पर बताने की अब आवश्यकता नहीं है। अगला प्रश्न लेते हैं। मुझे छोटी बच्ची के लिए कुछ नए कपड़े खरीदने हैं। ठीक है, अब इसको ध्यान से पढ़िए और थोड़ा सा दिमाग लगाइए कि इसमें जो है कितने विशेषण शब्द हो सकते हैं। आपसे पूछा गया है ना कितने विशेषण हैं। ठीक है, तो इसमें जो है पहली चीज
बच्ची की विशेषता बता रहा है कि बच्ची कैसी है, छोटी है, तो एक तो छोटी आपको मिल गई, ठीक है। उसके बाद कपड़े कितने लेने हैं, कपड़ों की कुछ मात्रा बताई जा रही है कि कुछ कपड़े लेने हैं, यानी कि एक विशेषण हमको यहां से पकड़ में आ गया। अब कपड़े तो कुछ लेने हैं, थोड़े लेने हैं, लेकिन कपड़े कैसे होने चाहिए, वो नए होने चाहिए। उसका गुण क्या है, वो पुराने नहीं होने चाहिए, नए होने चाहिए। तो कहाँ गया विशेषण आपका, 1, 2 और 3, ये आपके विशेषण हो गए। तो इस तरह से इस वाक्य में छोटी, कुछ और नए, ये क्या है, विशेषण हो गए 3। अब इनके बारे में हम लोग एक एक ऑप्शन पर विस्तृत चर्चा कर लेते हैं। छोटी, ये क्या है, इसमें विशेषण है। कैसा विशेषण है, आपसे पूछा भी जा सकता है सेपरेट क्वेश्चन में। ये क्या है, एक गुणवाचक विशेषण। क्यों, छोटी, बड़ी, छोटा, बड़ा, उसके आकार के बारे में, उसकी अवस्था के बारे में, यानी एक क्वालिटेटिव है जो आकार या अवस्था का बोध करा रहा है। और किसका बोध करा रहा है, बच्ची का, कि बच्ची छोटी है। ये इसकी व्युत्पत्ति कैसे हुई, ये एक तद्भव शब्द है और इसका मूल संस्कृत शब्द जो है क्षुद्र माना जाता है, ठीक है। जैसे कहते हैं ना क्षुद्र ग्रह, तो मतलब छोटे ग्रह। तो इसका प्रामाणिक विलोम क्या होता है, बड़ी होता है। इसके बाद बच्ची पर जो है चर्चा कर लेते हैं। हालांकि बच्ची क्या है, विशेषण नहीं है क्योंकि एक संज्ञा है। तो ये क्या है, विशेष या संज्ञा है, इसी की विशेषता बताई गई है इस वाक्य में। ये क्या है, एक जातिवाचक संज्ञा है और ये विशेषण बिल्कुल भी नहीं है। इसकी व्युत्पत्ति, ये एक तद्भव शब्द है और इसका जो तत्सम होता है वो वत्सा होता है, ठीक। देखिए यहां पर ध्यान रखिएगा, बच्चा का वत्स होता है और बच्ची का वत्सा होता है। तो दोनों को लिख लीजिएगा, इसको भूलिएगा नहीं। बच्चा का वत्स हो सकता है आप अच्छे से जानते हो, लेकिन कभी भी आपने बच्ची का वत्सा ना सुना हो, इसलिए यहां पर ये इंपॉर्टेंट है। अगला हमारा एक विशेषण है कुछ। ये कैसा है, कुछ में आपको ये क्लियर नहीं हो रही कि कितनी, कितना। कुछ का मतलब थोड़ा तो है लेकिन कितना। तो ये क्या है, एक अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण है, ठीक है। और चूंकि कपड़े गिने जा सकते हैं, काउंटेबल नाउन है ये, इसलिए यहां पर कुछ कैसा एक विशेषण माना जाएगा, परिमाणवाचक ना होकर संख्यावाचक होगा, ठीक है। कुछ दोनों की तरह प्रयोग होता है, ध्यान रखिएगा। कुछ ऐसे भी इसके लिए प्रयोग किया जा, ऐसी भी किसी संज्ञा के लिए प्रयोग किया जा सकता है जो गिने जा सकते हो, लेकिन ऐसे भी का प्रयोग हो सकता है जो ना गिनने वाली चीज हो। तो अगर कपड़े गिने जा रहे हैं, काउंटेबल नाउन है, तो ये जो है परिमाणवाचक ना होके, नापतौल वाला ना होके संख्या को डिनोट करता है, तो ये संख्यावाचक माना जाएगा, ठीक है। यहाँ पर वाक्य की कंडीशन के हिसाब से। अब कुछ जो है किससे उत्पन्न हुआ है, कश्चित से। तो आप ये मान सकते हैं कि कुछ का तत्सम शब्द जो है क्या हो जाएगा, कश्चित हो जाएगा। कुछ के विलोम शब्द अगर कहें तो कुछ का मतलब सब या समस्त या बहुत, ये इसके विलोम शब्द हो जाएंगे। अब अगला शब्द हम पकड़ते हैं नए। ये क्या है, एक विशेषण है, क्योंकि ये जो है गुणवाचक विशेषण है, काल या अवस्था का बोध करा रहा है और इसका विशेष कपड़ा ही है, कपड़े के बारे में बता रहा है वाक्य में। और एक विशेष के लिए एक से अधिक विशेषणों का प्रयोग व्याकरणिक रूप से पूर्णतया शुद्ध है। ऐसा नहीं कि आप सोचें कि कपड़े के लिए नए और कुछ दोनों का क्यों हम प्रयोग कर रहे हैं, दोनों का ही हम प्रयोग कर सकते हैं। ये क्या है, एक तद्भव शब्द है। नया क्या है, नए एक तद्भव शब्द है जिसके लिए तत्सम क्या होता है, नव्य या नव, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा, नव्य या नव, ये सभी जो है चीजें हमारी बुक में आप दी हुई हैं, इसलिए अगर आप ना भी लिखें, केवल बुक से पढ़ेंगे तो वहां आपको मिल जाएगा। नए का विलोम पुराने हो जाएगा। नए का पर्यायवाची जो है, जो कुछ हम बता दें, एक नूतन, नवीन और नव। अब आ जाते हैं कपड़ा या कपड़े, ठीक है। तो ये क्या है, एक संज्ञा है क्योंकि एक पदार्थ है। ये कैसी संज्ञा है, जातिवाचक संज्ञा है, रूप इसका बहुवचन है। ये एक तद्भव शब्द है जिसका तत्सम कई बार पूछा गया है, करपट होता है, ठीक है। क्या होता है, करपट होता है, कपड़े का करपट। अब इसमें कुछ और पदों का प्रयोग किया गया था, जैसे मुझे। चलिए इसके बारे में भी जान लेते हैं।
मुझे जो है क्या है, यह उत्तम पुरुष सर्वनाम यानी मैं का कर्म या संप्रदान कारक रूप है, ये कोई विशेषण नहीं है। के लिए का प्रयोग किया गया है, ये एक संप्रदान कारक का परसर्ग है। खरीदने हैं, ये क्या है, संयुक्त क्रिया है, ठीक है, तो ये एक पदबंध के रूप में प्रयोग हुआ है। अगला प्रश्न लेते हैं, इनमें से कौन सा शब्द विशेषण नहीं है? कौन सा शब्द विशेषण नहीं है? चलिए, तो इसमें से देखिए, काला, काला क्या होता है, रंग होता है, तो ये विशेषण है। अगर विशेषण विशेष में कभी कंफ्यूजन हो तो हमेशा उसके साथ में वाक्य प्रयोग करके देखिए। तो जैसे काला घोड़ा, काला कपड़ा, तो आप समझ जाएंगे कपड़े की विशेषता बता रहा है, काला हो जाता है। आगामी समय, आगामी कार्य, तो आगामी भी जो है क्या, एक विशेषण हो जाएगा। शांत झील, शांत समुद्र, यानी ये भी विशेषता बता रहा है उसकी। तुम क्या है, तुम एक सर्वनाम है, आप जानते हैं, तो ये विशेषण नहीं हो सकता। तो ये आपका सही उत्तर तो आपको यहां से मिल गया। चलिए अब आगे चलते हैं, इसकी व्याख्या कर लेते हैं। तो तुम एक सर्वनाम है, यहां तक हमने बता दिया। अब तुम से ही शुरुआत करते हैं, जो हमारा पहला शब्द है जो विशेषण नहीं है। तो तुम हमेशा प्रयोग किया जाता है श्रोता जो सुनने वाला होता है, और उसके लिए जो है ये सेकंड पर्सन के रूप में प्रयोग किया जाता है। इसके पर्यायवाची शब्द आप भी होते हैं, तू भी होता है, संदर्भ के अनुसार, ठीक है। ये तत्सम तद्भव की दृष्टि से देखें तो तुम एक क्या है, तद्भव शब्द है। ये विकृत होकर हिंदी भाषा में आया है, लेकिन इसकी जो तत्सम शब्द है वो त्वम से होती है, जो कि तत्सम है इसका। तो तू का आपको तत्सम याद रखना है, त्वम। विलोम अगर देखेंगे तो तू का वैसे डायरेक्ट कोई भी सीधा साधा या कोई प्रामाणिक विलोम शब्द नहीं होता है, लेकिन अगर जो है इसको एक व्याकरणिक पुरुष या पर्सन के रूप में देखेंगे, जैसे फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन होता है, तो तू का जो है मैं हो जाएगा, फर्स्ट पर्सन में है, ठीक है। व्याकरणिक दृष्टि से देखेंगे तो एक ये विकारी शब्द है, यानी जो है लिंग वचन कारक के अनुसार जो है ये इसका परिवर्तन इसमें होता रहता है। एक ये सर्वनाम है, मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम इसको हम कह सकते हैं, इसी कोटि का डिसाइड करेंगे। अगला हमारा विशेषण शब्द है काला, ठीक है। काला का आप जानते हैं कि एक गहरा रंग जो प्रकाश के अभाव या उसके अवशोषण का प्रतीक होता है, ठीक है। इसके पर्यायवाची कई बार पूछे गए हैं, श्याम, कृष्ण, असित, श्याह, तमाल। हो सकता है तमाल शब्द आपने ना सुना हो, असित ना सुना हो, तो ये जो विशिष्ट शब्द होते हैं इनको कहीं नोट कर लीजिएगा, ठीक है। तत्सम तद्भव की बात करें तो काला आप जानते हैं कि एक तद्भव शब्द है, और इसका जो प्रामाणिक तत्सम रूप है वो काल है, रंग के संबंध में, और या तो कृष्ण है, ठीक है। कृष्ण को भी जो है उसका शाब्दिक अर्थ या हिंदी जो है उसकी क्या होती है, काला होता है। इसका अगर विलोम ले जाएंगे तो काला का विलोम गोरा हो जाएगा, या जो है सेकंड विलोम की बात करेंगे तो सफेद हो जाएगा। लेकिन अगर सेम व्याकरणिक कोटि में रहेंगे तो काला का गोरा सबसे सटीक हो जाएगा। विशेष विशेषण की बात कर लें तो ये गुणवाचक, क्यों, क्योंकि ये रंग का बोध करा रहा है। तो ये रंग क्या है, एक प्रकार का गुण होता है किसी पदार्थ का। तो इसका प्रामाणिक विशेष रूप जो है कालापन या कालिमा हो सकता है। कालापन या कालिमा, कालिमा क्या है, एक भाववाचक संज्ञा है, तो ये क्या है, एक विशेष है। अब अगले विकल्प पे बात कर लें तो ये शांत है। शांत या इसे कहेंगे जिसमें कोई हलचल ना हो, कोई शोर ना हो, कोई उद्वेग ना हो, तो ऐसी स्थिति को हम क्या कहेंगे, शांत कहेंगे। अब इसके पर्यायवाची पे आ जाइए, ठीक है। नीरव, नीरव मोदी, आपने उनकी बहुत न्यूज सुनी होगी, उससे याद रखिएगा इसको, नीरव, स्थिर शांत, चुप, प्रशांत, प्रशांत महासागर से, फिर मौन या अचंचल, ठीक है। तो ये भी शांत का जो है एक क्या हो जाएगा, पर्यायवाची शब्द हो जाएगा। ये एक पूरी तरह से तत्सम शब्द है, कौन, शांत, और समधन प्रत्यय लगाकर इसका जो है जोड़ होता है, उससे बना हुआ है। शांत का अगर सीधा साधा सबसे प्रामाणिक विलोम लेंगे तो अशांत हो जाएगा, और उद्वेग के संबंध में अगर लेंगे तो उग्र या चंचल भी इसका विलोम होता है, लेकिन ये सेकेंडरी है। सबसे पहला सबसे बेस्ट ऑप्शन हमेशा अशांत को ही माना जाएगा। विशेष विशेषण में ये एक विशेषण है जो कि गुणवाचक है, गुण बता रहा है, शांत या स्थिर। और ये कैसे पता चलता है, हमेशा उसके साथ वाक्य प्रयोग करिए, जैसे शांत वातावरण, ठीक है। और
इसका विशेष अगर आपको पता करना हो कि इसका विशेष क्या होगा तो शांति हो जाएगा, जो एक भाववाचक संज्ञा है लेकिन विशेष तो है ही है। तो जो है शांत का जो है विशेष विशेष शांति हो जाएगा। अब अगला शब्द एक था आगामी। आगामी का मतलब क्या होता है? भविष्य में आने वाला या आगे होने वाला। ये दोनों ही इसके आपको वाक्यांश के लिए एक शब्द में काम आएंगे। पर्यायवाची आने वाला, भविष्यत, भावी या अग्रिम, ये इसके पर्यायवाची हो जाएंगे। ये एक तत्सम शब्द है, ठीक है। इसका विलोम क्या हो जाएगा? आगामी का सबसे जो अच्छा विलोम होगा वो विगत होगा। आगामी मतलब आने वाला, विगत मतलब जो बीत चुका है, ठीक है। अगर गत हो वो भी मान्य हो जाएगा, अतीत भी मान्य हो जाएगा, लेकिन विगत जो है सबसे बेस्ट ऑप्शन हमेशा माना जाएगा। विशेष विशेषण की दृष्टि से देखें तो इसका प्रयोग कालवाचक विशेषण के रूप में होता है, जैसे आगामी वर्ष, आगामी परीक्षा। अगला प्रश्न लेते हैं, नीचे दिए गए विकल्पों में से तत्सम शब्द चुनिए, ठीक है। तत्सम शब्द में आप ये देखिए तो ध्यान से देखेंगे तो मयंक क्या है? मयंक का तत्सम होता है मृगांक। गयंद का गजेंद्र होता है। शगुन का शकुन होता है। सकल जो एक शब्द है ये अपने आप में तत्सम शब्द है, जैसे कहते हैं ना सकल जगत में, ठीक है। सकल का मतलब संपूर्ण, तो ये क्या है? एक तत्सम शब्द है, यानी सकल पर जो है आपको यहाँ पर टिक लगाना है। अब इसके पहले चर्चा कर लेते हैं। जैसे हमने बताया था मयंक का जो है क्या हो जाएगा? मृगांक हो जाएगा, ये चंद्रमा का पर्यायवाची है। गयंद का गजेंद्र हो जाएगा। ये जब पहली बार गयंद शब्द आया था तो ये केवल और केवल डिकोड एग्जाम की बुक में ये शब्द था, और किसी भी जगह जो है मतलब नॉर्मल किताबों में नहीं था, और मतलब शब्दकोशों में था। सगुन का शकुन हो जाएगा, ठीक है। अब इसका हम व्याकरणिक विश्लेषण करते हैं। पहला शब्द लेते हैं सकल। सकल का मतलब होता है इंटायर, संपूर्ण, सारा या समस्त। ये इसका शाब्दिक अर्थ हो गया। ये इसके जो है पर्यायवाची भी मान लिए जाएंगे। व्युत्पत्ति इसकी कैसे हुई? तत्सम शब्द है ये, तो इसका सम और कला ये जो है जुड़ के हुआ, कुल मिलाकर ये जो है एक तत्सम शब्द है। इसका प्रामाणिक विलोम जो होता सकल का विकल होगा। पहला सबसे मोस्ट जो है जो एक्यूरेट आंसर माना जाएगा, विकल माना जाएगा। लेकिन अगर विकल ना हो, अंशता हो, अंश हो, तब भी जो है वो सही माना जाएगा, ठीक है। एक विशेषण शब्द है ये सकल, और सार्वनामिक या परिमाण बोधक विशेषण के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। और इसका विशेष कोई भी संज्ञा हो सकती है जिसके साथ इसका प्रयोग किया जाता है, वैसे डायरेक्ट कोई विशेषण विशेष उसका नहीं, जैसे सकल विश्व, सकल संपत्ति, सकल ब्रह्मांड, ठीक है। अब पर्यायवाची देखते हैं। संपूर्ण, समस्त, समग्र, अखिल, निखल और समूचा, ये सभी क्या है? इसके सकल के पर्यायवाची शब्द हैं। वर्तनी के बारे में इसके डिस्कस कर लें। वर्तनी इसकी पूरी तरह से सही है। एक इसी से मिलता जुलता शब्द होता है सकल, तो ध्यान रखिएगा इसका अर्थ होता है सकल का टुकड़ा, जो इससे भिन्न शब्द है। तो कभी कंफ्यूज मत होइएगा सकल सकल में। सकल का मतलब संपूर्ण होता है, सकल का मतलब टुकड़ा होता है। अब मयंक की बात कर लेते हैं। मयंक का जो शाब्दिक अर्थ होता है ये एक चंद्रमा का पर्यायवाची शब्द है, एक तद्भव है जो मृगांक से उत्पत्ति जिसकी हुई है, यानी मृग के समान चिन्ह वाला। अपभ्रंश के कारण जो है मृगांक घिसकर मयंक बन गया है। तो अगर आपसे पूछ लिया जाए कि इसका जो है तद्भव शब्द तत्सम शब्द क्या है, तो मृगांक है। अगर अब इसका हमको विलोम लिखना ही हो तो चंद्रमा का सूर्य ही विलोम माना जाता है, ठीक है। तो सूर्य हो जाएगा। ये एक विशेष्य है, क्योंकि नाम है, ये संज्ञा है। ये इसके पर्यायवाची अगर आ जाएंगे तो वही चंद्र वाले सारे पर्यायवाची आ जाएंगे। चंद्र, शशि, राकेश, इंदु, सुधाकर, शशांक, ठीक है। अगला विकल्प है गयंद। चलिए गयंद पर जो है हम चर्चा कर लेते हैं। गयंद जो है होता है एक बड़ा हाथी, ठीक है, जिसका तत्सम रूप होता है, क्योंकि ये तद्भव शब्द है गजेंद्र। गज धन इंद्र, यानी हाथियों में भी जो सबसे बड़ा हो या इंद्र हो तो वो गजेंद्र होता है, ठीक है।
तो मध्यकालीन हिंदी और ब्रजभाषा के काव्यों में, तुलसी जी की रचनाओं में इसका खूब प्रयोग किया गया है। ये एक विशेष्य है, संज्ञा शब्द है। इसके पर्यायवाची वही होंगे जो हाथी के होते हैं, हाथी, गज, कुंजर, मतंग और हस्ती। अगला है सगुन। ठीक है, सगुन का मतलब होता है शुभ संकेत, अच्छा मुहूर्त। कहते हैं ना कि सगुन विचार कर ये काम करना चाहिए। तो इसका शाब्दिक अर्थ तो आप समझ ही गए होंगे। ये एक तद्भव शब्द है जो हिंदी में प्रयोग होता है और ये शकुन से बना है। शकुन इसका संस्कृत या तत्सम शब्द है। इसका अगर मानक विलोम हम कहेंगे तो शकुन का अपशकुन हो जाएगा तत्सम रूप में, और अगर तद्भव रूप में तो असगुन हो जाएगा। तो इनमें से जो भी आपके जो है सामने हो, वो अगर सगुन का डायरेक्ट पूछा जा रहा और विकल्प में ये हो तो बेस्ट है, नहीं तो ये बेस्ट है। शकुन आपसे पूछा जाए तो अपशकुन हो जाएगा, सेकंड बेस्ट ये हो जाएगा। ठीक है, और ये एक विशेष है यानी भाववाचक संज्ञा है। शकुन का जो पर्यायवाची शब्द हैं वो शुभ सूचक, फॉल, मंगल चिन्ह इत्यादि इसमें जो है होंगे। अगला प्रश्न लेते हैं। निम्नलिखित दोनों कथनों पर ध्यान पूर्वक विचार करते हुए सही कूट को पहचानिए। क्या कूट दिए हुए हैं? पहले ए और बी पढ़ लेते हैं। संस्कृत और प्राकृत से विकृत होकर हिंदी में आने वाले शब्द तद्भव कहलाते हैं। तो सबसे पहले संस्कृत से ओरिजिन होती है और प्राकृत में आते हैं, प्राकृत से होते हुए जो है ये हिंदी में आ जाते हैं, हिंदी में आने के बाद हम इनको तद्भव कहते हैं। तो बिल्कुल ठीक है, इसमें कोई समस्या नहीं है, ऑप्शन सही है ये। इसके बाद तद्भव शब्द संस्कृत से उत्पन्न होते हैं, यही बात ऊपर भी कही गई है। तो यानी कि एक और दो दोनों ही विकल्प यहाँ पर बिल्कुल सही हैं, इसमें कोई समस्या जो है नहीं है। तो दोनों ही विकल्प सही हैं क्योंकि तद्भव जो है उसकी ओरिजिन संस्कृत से होती है। संस्कृत से वो पाली में आते हैं, पाली से प्राकृत, प्राकृत से अपभ्रंश, और इस तरह से रूप बदलते बदलते विकृत होकर हिंदी में जो है ये पहुंच जाते हैं। अब इसकी अगर जो है प्रामाणिक विवेचना करेंगे कथनों के आधार पर, तो तत्सम जो है तद्भव शब्द जो है दो शब्दों से मिलकर बना है। ठीक है, तत् धन भव, यानी तत् का यहाँ पर अर्थ जो है उस होता है, उसको यहाँ पर जो है संकेत वाचक की तरह संस्कृत के लिए प्रयोग किया जाता है, यानी उसके समान हो जाना। तो ये जो है भाव का मतलब उत्पन्न होने वाला, तो ये जो है तद्भव यानी हिंदी शब्द का प्रयोग हुआ। और शाब्दिक रूप से यह सिद्ध है कि तद्भव शब्द संस्कृत से उत्पन्न होता है, तो कथन एक ही पुष्टि हो गई। लेकिन जो शब्द संस्कृत से लेकर लोक भाषाओं यानी पाली, प्राकृत, अपभ्रंश के सफर को करते हुए घिस कर रूप बदलकर विकृत होते हुए हिंदी में पहुंच जाते हैं, वो तद्भव कहलाते हैं। ठीक है, जैसे संस्कृत में अग्नि होता है शब्द, उसके बाद वो प्राकृत में जाते अग्नि बन जाता है, हिंदी में विकृत होकर वो आग बन जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा तत्सम तद्भव युग्म त्रुटिपूर्ण है? तो चलिए सारे ऑप्शंस को एक एक करके अच्छे से समझते हैं। थोड़ा सा जो है ऐसा प्रश्न है जिसमें आपको जो है ज्यादा अच्छे से सोचना पड़ेगा। तो पहला ऑप्शन है, इसमें आपको ध्यान रखिएगा तत्सम तद्भव का त्रुटिपूर्ण युग्म देखना है। तो इसमें त्रुटिपूर्ण युग्म आपको मिलेगा कैसे? पहले तो आप देखिए करकट और केकड़ा, ये बिल्कुल सही है, ये गलत नहीं है। पिप्पल का पीपल होता है तद्भव, बिल्कुल सही है। जगत जाल का जंजाल होता है तद्भव, बिल्कुल ठीक है। फुल्ल का फुड़िया नहीं होता है। ठीक है, फुल्ल जो है क्या होता है, फूल के लिए प्रयोग होता है, और फुड़िया आप जानते हैं फुड़िया और फुंसी। तो इसके बारे में समझते हैं, एक एक शब्द को समझेंगे। बहुत ही अच्छा प्रश्न है ये उस लिहाज से। तो फुल्ल और फुलिया ये त्रुटिपूर्ण युग्म है। फुल एक तत्सम शब्द है जिसका तद्भव फूल होता है, फूला हुआ या खिला हुआ, तो उसको फूल कहेंगे। ठीक है, और फुड़िया क्या है, एक तद्भव शब्द है जिसका सबसे बढ़िया तत्सम शब्द जो है स्फोटिका होता है। अलग अलग किताबों में आपको बहुत सारे मिलेंगे। तो फुड़िया है तो स्फोटिका है, फोड़ा होता तो स्फोटक होता है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, अभी आगे वो भी आएगा। और अगर ऑप्शन में स्फोटिका नहीं है
और पिटिका दिया गया है। पिटिका हालांकि इसका बिल्कुल डायरेक्ट वाला तत्सम नहीं है, लेकिन अगर स्फोटिका नहीं है तो एक सेकंड ऑप्शन के तौर पर आप इसको याद रख लीजिए। चलिए आगे अब एक एक शब्द को देखते हैं। पहला है फुल फुड़िया, ठीक है, जो सही उत्तर है हमारा, क्योंकि ये त्रिपूर्ण युग्म है। फुल शब्द की व्याख्या कर लेते हैं। फुल का मतलब होता है जो पूरी तरह से खिला हुआ या विकसित हो जाता है, जिसको इंग्लिश में हम ब्लॉसम्ड या एक्सपेंडेड कहेंगे। ये क्या है, एक संस्कृत ओरिजिन का तत्सम शब्द है और इसका तद्भव रूप फूला या फूल, खिले होने की अवस्था जिसको होती है फूल कहलाता है। ठीक है, हम लोगों ने फूला शब्द कम ही सुना होगा, फूल का ज्यादा प्रयोग होता है। और व्याकरणिक कोटि के अंतर्गत ये एक विशेषण है, क्योंकि विशेषता बता रहा है कि सब फूल कैसा हुआ है, खिला हुआ है, विकसित है। और इसका जो अगर हम विलोम लेंगे तो म्लान, ठीक है, तो म्लान जो है इसका विलोम शब्द हो जाएगा। अब आते हैं फुड़िया पर। फुड़िया जो है जैसे त्वचा पर निकलने वाला छोटा दाना या फुड़िया, फोड़ा जो है कहलाता है। और ये एक तद्भव शब्द है, प्योर हिंदी में इसका यूज होता है और इसका तत्सम रूप जो है स्फोटिका होता है। सेकंड ऑप्शन पिटिका को रख लीजिए, लेकिन मोस्ट एक्यूरेट जो आंसर है वो स्फोटिका है। ये एक विशेष शब्द है। अगला युग्म हमारा था जगत जाल और जंजाल, ठीक है। तो जगत जाल या जंजाल, इसका अगर आप देखेंगे शाब्दिक अर्थ तो सांसारिक प्रपंच, झंझट, परेशानी, ठीक है। इसकी व्युत्पत्ति कैसे होती है शब्द की, जगत जाल एक क्या है, तत्सम शब्द है, विशुद्ध रूप से संस्कृत शब्द है, जो व्यंजन संधि के नियम जगत धन जाल, ये जो है कुछ परीक्षाओं में संधि वाले में भी काफी पूछा जाता है। तो जगत धन जाल इसकी संधि होती है, व्यंजन संधि, और अपभ्रंश होने के कारण ये शब्द जो है जगत जाल का काफी टफ शब्द है, तो हिंदी में ये जंजाल बन गया है। ठीक है, कहते हैं ना कि इस जंजाल में मुझे नहीं फंसना है। ये एक विशेष शब्द है जो एक भाववाचक संज्ञा है, और इसके पर्यायवाची अगर देखेंगे जंजाल या जगत जाल के तो झंझट, प्रपंच, बखेड़ा, उलझन। जगत जाल की विलोम शब्द देखेंगे या जंजाल का, तो जंजाल का उल्टा हो जाएगा शांति या मुक्ति। ठीक है, जैसा भी आपके सामने बेस्ट ऑप्शन जो हो। पिप्पल और पीपल, पिप्पल क्या है, तद्भव है, सॉरी तत्सम है, पीपल उसका तद्भव शब्द है। ये एक विशाल भारतीय पवित्र वृक्ष होता है, आप लोग सभी जानते हैं, फिग ट्री कहते हैं इसको। तो पिप्पल एक तत्सम शब्द है और इसका मानकीकृत तद्भव रूप पीपल होता है। व्याकरणिक कोटि इसकी विशेष जो है एक जातिवाचक संज्ञा आपकी है। और पीपल के पर्यायवाची, कभी आपने इस पे ध्यान नहीं दिया होगा लेकिन यहाँ पर ध्यान दे लीजिए, कभी गलती से पीपल का पर्यायवाची आपसे पूछ लिया जाए तो इसको अश्वत्थ कहते हैं या बोधि वृक्ष कहते हैं या चल दल भी इसको कहा जाता है। अगला शब्द हमारा है प्रश्नगत, करकट और केकड़ा का युग्म, जो कि सही युग्म था। तो करकट जो है तत्सम हो गया, केकड़ा उसका तद्भव हो गया। केकड़ा क्या होता है, क्रैब, ये आप जानते हैं, बताने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, ये एक विशेष है जो कि जातिवाचक संज्ञा है, और इसका केकड़े का एक बहुत अच्छा तत्सम शब्द है, सॉरी पर्यायवाची शब्द है, जो हो सकता है आपने कभी ना सुना हो, उसको कुलीर कहते हैं। ठीक है, कभी कभी इस तरह के अचानक शब्द आ जाते हैं तो हम लोग चौंक जाते हैं एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा तत्सम तद्भव का है, ये सुमेलन पर आधारित है। तो सूची 1 और सूची 2 को सुमेलित करना। चलिए पहले सूची को सुमेलित कर लें, फिर व्याख्या पे चलेंगे इसकी। पत्थर का प्रस्तर हो गया तत्सम शब्द, भौजाई का भ्रातृजाया हो गया, सुहाग का सौभाग्य हो गया, धुआं का धूम हो गया। कुछ लोग धुआं का धूम्र कहने लगते हैं कि गलत है, धुआं का धूम होता है। ठीक है, अब इस तरह से अगर ऑप्शन इसका देखेंगे तो ऑप्शन इसका डी सही हो गया। तो डी ऑप्शन में सुमेलन तो हम लोगों ने कर लिया। अब एक एक करके जो है इसके सारे विकल्पों पर बात कर लेते हैं। पत्थर प्रस्तर, तो ये जो है आपका तत्सम तद्भव तो आपका हो ही गया। पर्यायवाची की बात कर लें, कई बार पूछा गया है, पाहन इसमें से कई बार आया है। पाषाण, पाहन, उपल, अस्म, शिला और अस्मक, ये इसके पर्यायवाची शब्द हो गए। पत्थर तद्भव है, प्रस्तर उसका जो है तत्सम है।
इसका कोई भी डायरेक्ट या ऋण विलोम शब्द नहीं होता, लेकिन लाक्षणिक अर्थ जो होते हैं कि अगर हम कठोरता के संदर्भ में पत्थर को देखें तो अगर उसका हमको विलोम बनाना हो तो कहेंगे, जैसे कहते हैं ना कि तुम्हारा दिल पत्थर का है तो तुम्हारा दिल मोम का है, यानी कोमल है। तो उसको कुसुम भी कह सकते हैं, फूल भी कह सकते हैं। ठीक है, अगर इस तरह के ऑप्शन हो तो आप उसमें से चुन सकते हैं। पत्थर और प्रस्तर दोनों ही विशेष या जातिवाचक संज्ञा हैं। ठीक है, अब चूंकि कठोरता के सेंस में है तो इसका अगर विशेष हमको विशेषण बनाना होगा तो पत्थर से बनेगा पथरीला, रॉक से बनेगा रॉकी। ठीक है, अब भौजाई एवं भ्रात जाया तो ये तो तत्सम तद्भव हो गए, तो आप समझ ही गए हैं। बड़े या छोटे भाई की पत्नी को कहा जाता है। पर्यायवाची शब्द भौजाई के क्या हो जाएंगे? भाभी, जो मोस्ट कॉमन है। भ्रातृ पत्नी, भ्रातृ जाया। अग्रज पत्नी, अग्रज का मतलब जो बड़ा भाई होता है उसके लिए अग्रज शब्द का प्रयोग किया जाता है, तो उसकी पत्नी, तो ये जो है भौजाई हो जाएगा। अनुज वधु, छोटे भाई की पत्नी के लिए प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो अब इसके विलोम की अगर बात करें तो इसका कोई डायरेक्ट विलोम शब्द नहीं होता है। इसमें जो है इसका विलोम जो है ननद को माना जा सकता है। ठीक है, अगला हमारा जो शब्द समूह है वो है सुहाग और सौभाग्य। ठीक है, तो तत्सम तद्भव का संबंध तो आप समझ ही गए। ठीक है, इसका जो शाब्दिक और विशिष्ट अर्थ है वो ये है कि अच्छा भाग्य या पति के जीवित होने की अवस्था, जिसके कारण इसको जो है सुहागन भी कहा जाता है, या स्त्री को सामाजिक मंगल और जिसके कारण आदर प्राप्त होता है। इसके पर्यायवाची देखेंगे तो सौभाग्य, अहेव, मंगल, खुशकिस्मती या भाग्योदय इसका जो है पर्यायवाची शब्द होते हैं। विलोम में अगर देखेंगे तो सुहाग का सटीक विलोम जो है वैधव्य होता है। ठीक है, और सौभाग्य का जो है प्रामाणिक विलोम क्या होता है? दुर्भाग्य होता है। ये दोनों जो है भाववाचक संज्ञाएं हैं, यानी विशेष्य हैं। और अगर इनका हम विशेषण बनाने चलेंगे तो सुहाग से बनेगा सुहागिन और सौभाग्य से बनेगा सौभाग्यशाली। अगला हमारा जो विकल्प था वो धुआं और धूम था। ठीक है, तो लकड़ी, कोयला या किसी वस्तु को जलने से उठने वाला वाष्प या गैस जो है ये धुआं कहलाता है। इसी को जो है संस्कृत में या तत्सम में धूम कहते हैं। तो तत्सम तद्भव तो यहीं से स्पष्ट है आपको। पर्यायवाची की बात कर लें, धूम, धूम्र, वाष्प, कोहरा या तमस भी जो है इसका पर्यायवाची यूज किया जाता है। धुआं एक तद्भव शब्द है जिसका प्रामाणिक तत्सम शब्द धूम होता है। कहीं कहीं इसका जो है धूम्र भी आपको प्राप्त होता है, लेकिन धूम जो है मोर करेक्ट और वर्तनी की दृष्टि से सबसे ज्यादा शुद्ध शब्द है। इसका कोई सीधा विलोम नहीं होता है, लेकिन अगर लाक्षणिक रूप से देखा जाए तो अग्नि, ज्योति या प्रकाश, ये जो है इसका विलोम हम कर सकते हैं। हालांकि इसका विलोम पूछे जाने की कोई संभावना है नहीं। ये एक विशेष है और एक द्रव्यवाचक, क्योंकि ये जो है किसी पदार्थ का बोध कराता है, मैटर का बोध कराता है, तो द्रव्यवाचक संज्ञा है ये। और इसका विशेषण अगर हम देखेंगे तो ये धूम से होगा धूमिल, जिसको हम इंग्लिश में स्मोकी या ब्लड भी कह सकते हैं। अगला शब्द हमारा है सधवा, जो अलग से विकल्प में था। तो सधवा के लिए वाक्यांश के लिए एक शब्द वो होता है कि वह स्त्री जिसका पति जीवित हो उसको हम सधवा कहते हैं, या जिसका पति जीवित हो तो सर्वनाम रूप से उसके लिए सधवा का प्रयोग किया जाता है। पर्यायवाची वही होंगे सुहागन, सौभाग्यवती, सौभाग्याकांक्षी, सधवा और सुहागन। अब ये जो सधवा शब्द है अगर इसकी व्युत्पत्ति देखेंगे तो ये तत्सम शब्द है और इसका तद्भव जो है सुहागन हो जाएगा, सुहागिन। इसका प्रामाणिक विलोम विधवा हो जाएगा, सीधा सीधा सधवा का विधवा आपने काफी बार जो है पढ़ा होगा। और इसका विशेष रूप जो है सधवापन या सुहाग होगा। ठीक है, अगला प्रश्न हम देखते हैं हरितकी। हरितकी का तद्भव शब्द आपको बताना है। तो हरितकी का जो तद्भव शब्द होता है वो हरण होता है। हरण आपने सुना भी होगा, जो त्रिफला का एक अव्यय होता है, एक औषधि फल है हरितकी, और इसका सबसे प्रामाणिक और मानकीकृत तद्भव हरण होता है। तो इसमें अन्य विकल्प भी दिए गए हैं, हरा, हार और हरियाली। इनका जो है हरितकी से कोई संबंध नहीं है, बल्कि सुनने में ये मिलते जुलते लगते हैं। अब इस जो है हरितकी और हरण की बात कर लें अगर हम जो है, तो आयुर्वेद में
जो है प्रसिद्ध लाभकारी औषधीय फल होता है, जो त्रिफला, जो 3 फलों का मिक्स होता है, उसका एक प्रमुख घटक होता है। हरितकी एक तत्सम शब्द है जिसका अकाट्य रूप से तद्भव शब्द हरण ही होता है। हरितकी से जो है अपभ्रंश में बना हरडई, फिर हरणय बना, अभी भी हरण हरण सुना पड़ता होगा आपको, और अंत में जो है हरण जो है इस समय काफी फेमस होता है हिंदी में। ये एक विशेष्य है और इसके पर्यायवाची के रूप में आयुर्वेद में इसके बहुत सारे नाम प्रचलित हैं, जिसमें अभया, पथ्या, शिवा, चेतकी। तो ये सभी नाम आपके लिए नए होंगे, इसको ध्यान दीजिएगा। अगला है हरा, हमारा विकल्प ए जो था, तो एक प्राथमिक रंग होता है, ये तद्भव शब्द है और इसका अगर हम तत्सम बनाएं तो हरित हो जाएगा, लेकिन हरितकी नहीं होगा। ये एक विशेषण है क्योंकि ये रंग का बोध करा जाता है। ठीक है। हार, हार जो है 2 तरह से प्रयोग होता है, एक तो पराजय या डिफीट के संदर्भ में, या गले का आभूषण के रूप में जो है हार होता है। ये इसीलिए एक अनेकार्थी शब्द माना जाता है। अब ये सीधे संस्कृत से आया तद्भव शब्द है, लेकिन जो आभूषण वाला हार है वो, ठीक है, पराजय वाला हार नहीं। और पराजय के अर्थ में अगर इसको हम देखेंगे तो वो तद्भव मान लिया जाएगा। इसीलिए कभी कभी आप देखते हैं हार को तत्सम और तद्भव दोनों जगह आपको लिखा मिलेगा, लेकिन दोनों के संदर्भ अलग अलग हैं। फिर से समझ लीजिए, हार तत्सम कब होगा, जब आभूषण इसका अर्थ होगा, और तद्भव कब होगा, जब इसका अर्थ जो है पराजय होगा। ठीक है। ये एक विशेष है, भाववाचक और जातिवाचक संज्ञा दोनों अर्थ के आधार पे कुछ भी हो सकता है। पराजय के अर्थ में इसका विलोम जीत या विजय शब्द होता है इसके लिए। ठीक है। हरियाली अगला शब्द था, तो ये हरेपन का भाव या ग्रीनरी जिसको इंग्लिश में कहते हैं हम लोग, जो है इसका अगर तत्सम देखेंगे तो हरितिका होता है। ठीक है। तो मित्रों, आज के इस सेशन में हम 10 ही प्रश्नों को हम ले पाए। अगले सेशन में हम प्रयास करेंगे कि प्रश्नों की संख्या और बढ़ाई जाए। व्याख्या आपको निश्चित रूप से पसंद आनी चाहिए, आप कमेंट में इसके बारे में जरूर बताइएगा। और जो भी हम लोग बीच बीच में शब्द पर रिसर्च में चीजें, एक्स्ट्रा फैक्ट्स आपको बताए जा रहे हैं, उनको विशेष कर आप जो है तैयार करते रहिएगा। क्या आप लोक सेवा आयोग उत्तर प्रदेश की ROA-RO परीक्षा में सफल होकर सचिवालय में समीक्षा अधिकारी जैसे प्रतिष्ठित पद पर चयनित होना चाहते हैं? क्या आपके पास व्यस्त दिनचर्या या व्यक्तिगत परिस्थितियों के कारण नियमित पढ़ने के लिए समय की कमी है, इसलिए एक दिन में आप 8 से 10 घंटे नहीं पढ़ सकते हैं? क्या आपका संकल्प है कि सचिवालय में समीक्षा अधिकारी बनना ही बनना है और आप उसके लिए सही मार्गदर्शन की तलाश कर रहे हैं? यदि आपके इन तीनों प्रश्नों के उत्तर हाँ हैं, तो आपकी खोज अब समाप्त होती है और आपके सपने को साकार करने के लिए आगामी समीक्षा अधिकारी परीक्षा की सुव्यवस्थित तैयारी हेतु डी-कोड एग्जाम लाया है अभ्युदय बैच। अभ्युदय बैच में आपको आगामी ROA-RO परीक्षा के प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा के पूरे पाठ्यक्रम को अभी से एक साथ बहुत ही बेसिक लेवल से वीडियो लेक्चर, PDF नोट्स, टेस्ट सीरीज और उत्तर लेखन कार्यक्रम के माध्यम से पूरे विस्तार से पूर्ण कराया जाएगा। हमारे अभ्युदय बैच की सबसे बड़ी विशेषता है कि इसमें साप्ताहिक टारगेट्स के अनुसार कम से कम 5 घंटे भी पढ़कर कोई अभ्यर्थी पूरा पाठ्यक्रम अच्छे से तैयार करके परीक्षा में सफलता अर्जित कर सकता है। अभ्युदय बैच में अनुभवी और समर्पित शिक्षकों द्वारा आधारभूत मानक पुस्तकों एवं स्रोतों पर आधारित पाठ्य सामग्री उपलब्ध कराई जा रही है, जिससे पाठ्यक्रम को सभी आयामों से कवर किया जा सके। इस बैच में पाठ्यक्रम को इस विस्तार से पढ़ाया जा रहा है कि इसमें प्रवेश लेकर आप न केवल ROA-RO परीक्षा बल्कि अन्य कई समकक्ष परीक्षाओं को भी एक साथ ही टारगेट कर सकते हैं। यानी इस परीक्षा के पाठ्यक्रम में सम्मिलित सामान्य अध्ययन, सामान्य ज्ञान, सामान्य हिंदी व्याकरण, रीजनिंग, मैथ, हिंदी आलेखन, निबंध आदि के विस्तृत अध्ययन से आप पूर्ण आत्मविश्वास से किसी भी परीक्षा में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। उत्तर प्रदेश की PCS प्रारंभिक परीक्षा में भी इस बैच को पढ़कर सफलता प्राप्त की जा सकती है। इस बैच में निर्धारित लक्ष्य के अनुसार एक सप्ताह में मात्र 18 से 20 वीडियो लेक्चर देखने होते हैं, जो आप प्रतिदिन 4 से 5 घंटे का समय निकालकर आसानी से पढ़कर तैयार कर सकते हैं। ये बैच ऑनलाइन जरूर है, परंतु इस बैच में छात्रों और शिक्षकों के बीच सीधे संवाद के लिए प्रक्रिया निर्धारित है, जिससे अभ्यर्थी अपनी शंकाओं का व्यक्तिगत समाधान प्राप्त कर सकते हैं। आपके संकल्प को सिद्धि तक पहुंचाना ही अभ्युदय बैच की आधारभूत संकल्पना है। हमारा ये आत्मविश्वास
संस्थान के 5 वर्षों की कठिन साधना की परिणति है। डीकोड एग्जाम संस्थान अपने 5 वर्षों के सफर में ROARO परीक्षा में 45 से अधिक चयन सुनिश्चित करवाकर एक विश्वसनीय संस्थान के रूप में विख्यात है। इसलिए बिना किसी संशय के पूर्ण विश्वास के साथ आप भी हमसे जुड़कर अपनी सफलता का नया अध्याय लिख सकते हैं। इस बैच से जुड़ने के लिए हमारे संस्थान के नंबर 8604409201 अथवा 9506742546 पर व्हाट्सएप या कॉल करके बैच की पूरी जानकारी प्राप्त की जा सकती है। अभी 500 शुरुआती छात्रों को विशेष छूट भी प्रदान की जा रही है, इसलिए इस अवसर का लाभ उठाने के लिए अतिशीघ्र प्रवेश लेकर अभ्युदय बैच से जुड़ें। प्रवेश के लिए अभी संपर्क करें और शुल्क में छूट प्राप्त करें।